इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम आप सबों का पैगाम टीवी चैनल पे इस्तकबाल करता हूं और लिए चलता हूं आप लोगों को आज के प्रोग्राम रूबरू विद जावेद नसीम। रूबरू विद जावेद नसीम। आज के हमारे दो बड़े ही खास मेहमान हैं जिन्हें मैं आपके सामने थोड़ी ही देर में पेश करने वाला हूं। ये दोनों शख्सियतें ऐसी हैं कि जो मुहताज तारुफ तो नहीं, जिन्हें आप देखते रहते हैं, जानते हैं, इनकी फिल्में भी देखते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे पहले मेहमान जनाब अरशद नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस जगह पर पैगाम पर पुजाया पैगाम देकर बहुत ही बढ़िया रहा। आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पहुंचने के बाद। आई एम वेरी हैप्पी। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्हें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, और इनके बाद हमारे दूसरे मेहमान साथ ही साथ हैं जनाब सिकंदर साहब, और ये हैं फिल्म डायरेक्टर। इन दोनों की कारकर्दगियां हम आपके सामने बस चंद ही मिनटों में पेश करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी गुफ्तगू का। पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक दोस्तों की बातचीत है, एक टॉक शो है जिसमें हम यूं समझ लीजिए कि आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों की जिंदगी के वो जाविये जो अब तक आपके देखने वालों से दूर हैं वो हम उनके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि वो आपको ऐसे भी जान लें और आपको वैसे भी जान लें। जी 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 बिल्कुल। तो मैं शुरुआत करूंगा नवाब साहब आपसे ही। जी जी। पहली बात तो यह है कि आप अपने देखने वालों को ये बताइए कि लोग आपको अरशद नवाब के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका जो नाम है जी जी वो कुछ और ही है जी जो आपके बहुत खास लोग ही जानते हैं। जी जी। जाहिद भाई आप तो सवाल ही पैदा नहीं, आप तो जानते हैं मेरी फैमिली से। मेरा असली नाम है कि मीर महबूब अली खान अरशद नवाब। मेरे परदादा है नवाब सुल्तान यावर जंग मुल्क बहादुर, उनका मैं पोतरा हूँ। और जाहिद भाई इससे पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी। बेसिकली आई एम ए पॉलिटिशियन। मैं 1977 में मैं कांग्रेस में रहा। एम हाशम का इलेक्शन था पार्लियामेंट का, तो मेरी शुरुआत पॉलिटिकल लाइफ से शुरू हुई थी। और मैं पहला स्टेज शो करा था 1975 26 जनवरी स्टेज शो करा था, जिसमें जनाब रहमत अली साहब डिप्टी स्पीकर थे और मेरे हेडमास्टर्स थे फरत मैडम। तो वहां से मेरी पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। पार्लियामेंट कॉन्टेस्ट करा मैं। आई एम ए मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन एंड एक्टर। तो जिंदगी पॉलिटिकल रही। फिर मैं सोशल सर्विसेज बहुत किया जाहिद भाई। मैंने 3 कॉन्सेप्ट है मेरे जिंदगी के कि भूखे को खाना खिलाओ, और कोई बीमार है तो उसका इलाज करो, उसकी दवा दिलाओ, और कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ो। ये मेरी पूरी जिंदगी इसी में चली और आज भी मैं वही करते आता हूँ। और एक्टिंग का तो मसला अब हमारे सिकंदर भाई आप बताएं कि अच्छा हुआ है कि एकदम मेरे दिमाग में अक्सर आते रहता है कि सिकंदर साहब जो डायरेक्टर है, पहली पिक्चर में मेरे को पहला इनकी पिक्चर में मेरा पहला कैरेक्टर था और शूट हुई, एक बड़ा लेंथी सीन था। तो जब एक्शन बोले तो मुझे मालूम नहीं था कि कैमरा क्या चीज क्या थी। तो मेरे को प्रोफेसर का कैरेक्टर दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर सिकंदर साहब आके बोले नहीं आपको इस तरीके से कहना है। तो मैंने ठीक है भाई कह देता हूँ। अब मैं इतना बड़ा सीन था, वो 3 जनों के साथ डायलॉग्स हो रहे थे। अच्छा हो गया, अब सिकंदर साहब आके गले मिले, हाथ मिलाए, सब जने तालियां मारे। और मैं हैरत, बोला ये क्या है? तो बोले आप इतना अच्छा सीन करें, आप इससे पहले क्या करें? बोला नहीं, ये सिकंदर साहब बोले हैं और मैं आके ये किया हूँ। इससे पहले मैं कोई फिल्म नहीं करा, कोई कैमरा फेस नहीं किया। दिस इज माय स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म लाइन। भाई ऐसा है कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आपने ये अच्छी तरह से महसूस किया होगा कि इनकी जो जिंदगी है, इनकी जिंदगी में इनका हर एक्शन, इनकी हर अदा, उसमें एक अदाकारी है। ये बोलते हैं तो भी अदाकारी है, ये हाथों को हिलाते हैं तो भी अदाकारी है, और ये इन्होंने हाथों में एक छोटी सी छड़ी पकड़ रखी है। भाई आप इनकी छड़ी को ये इस छड़ी के पीछे क्या राज है? क्योंकि मैंने हमेशा ये आपके हाथों में देखा। हाँ, ये जो कहना जाहिद भाई, वो आप ऐसे सवालात दिमाग में रखते हैं और अर्जेंट बोलते हैं,
कि जो आदमी जिस हाल में आ रहा है उसके पास क्या है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या आप पूरी जानकारी लेते हो। बढ़िया मैंने बात। पहले ही कहा अपने देखने वालों से कि कुछ चीजें जो आप जानते हैं, कुछ चीजें जो आप नहीं जानते हैं, जो मैं उस पर से भी पर्दा उठाने वाला हूँ। नहीं तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये अरशद नवाब है, लेकिन जो इन्होंने अपना नाम बताया आप लोगों को गलबन मालूम नहीं था, तो मैंने आपको बताया ना। जी तो वैसे ही लोग परेशान होते हैं कि अरशद नवाब जब चलते हैं तो उनके हाथों में मुकम्मल छड़ी नहीं होती। हालांकि जब जी। लोगों की दाढ़ियां सफेद हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और खुद भी सफेद लिबास में नजर आने लगते हैं, तो उनके हाथों में एक लंबी सी छड़ी होती है। जी अक्सर आपने यही देखा होगा। जी लेकिन ये जो शख्स है, ये बाल भी सफेद है, दाढ़ी भी सफेद है, लेकिन छड़ी इतनी छोटी सी क्यों है? हाँ। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल पैदा होता है जी ना। जी जी जाहिद भाई, आप ये बोल रहे हैं मेरी सफेदी के ऊपर में, मेरी सफेदी पर मत चाहिए। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है कि आपने हाँ कलर करवाया हुआ है। नहीं नहीं, कलर भी नहीं करा है, इट इज ओरिजिनल। अगर लोग अरशद नवाब बोलकर जान रहे हैं इतनी सफेदी में इसमें, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे पिक्चर्स देखे। अगर अरशद नवाब कॉमेडी मार्क बोलकर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मेरे पूरे बाल का ब्लैक है, जी। और मैं बहुत सारे पिक्चर्स किया, मैं मेन कैरेक्टर्स किया। और ये सफेदी का जो था, जूनियर महमूद साहब आए थे, उन्हें एक पिक्चर जी। बना रहे। जूनियर महमूद बहुत टॉप के आदमी बॉलीवुड के, तो सफेदी के कैरेक्टर मिले, ये मूछ के मिले। अब लोग यूं कर रहे थे तो मैं बोला नहीं यूं करूं, तो वो क्या करा। बात है, वाह। तो अब ये छड़ी का मकसद ये है कि आप जो बताया कि लोग बुढ़ती वक्त में सहारा छड़ी का, जी। नहीं मैं, इट इज नॉट ए सहारा फॉर मी। ये मेरा एक फैशन है, मैं इसको रखता हूँ हमेशा, ये मेरे खानदानी रिवाज है, तो इस तरीके से आई एम कंटिन्यूइंग दिस थिंग। और बस आप इतना अच्छा पूछ दिए तो छड़ी के बारे में नहीं बताएं। नहीं, मेरी ये दुआ रहेगी कि ये छड़ी जो है आपके हाथों में, जी इस छड़ी का साइज हमेशा इतना ही रहे, जी इतनी कभी आपको लंबी छड़ी की अल्लाह पाक ना जरूरत ना करे। पड़े। जी मैं हाँ। इसी बात की दुआ करता अल्लाह हूँ। पाक ना करे। अल्लाह अकबर। जावेद भाई, मेरे वालदेन की मैंने बहुत खिदमत किया। अल्लाह अकबर में वालदेन मेरे लिए बहुत अहमियत रहे, और पूरी दुनिया में वालदेन की अहमियत है। अगर हर इंसान अपने वालदेन की खिदमत और उनकी चाहत को, उनकी दुआओं के सहारे जिएंगे ना, अल्लाह अकबर के इंसान हमेशा खुशहाल रहेगा, बिल्कुल। हमेशा खुशहाल रहेगा। वालदेन को नजरअंदाज मत करिए, वालदेन की खिदमत करिए, साथ ही वालदेन के साथ कहने को मानिए। एक बात और बस भी है ना कि इंसान की नेकियां उसके साथ साथ चलती हैं। जिस तरह से इंसान की बदनामी उसके साथ साथ चलती है, वैसे ही इंसान की नेकियां भी उसके साथ साथ चलती हैं। थोड़ी देर पहले जैसे अर्शद भाई ने बताया कि इनकी जिंदगी का जो मकसद है वो ये है कि भूखों को खाना खिलाना, तालीम की फराहमी और बीमार के लिए मुकम्मल इलाज का इंतज़ाम करना। आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि हमारे अरशद भाई न सिर्फ ये कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, एक एक्टर हैं, बल्कि साथ ही साथ ये बड़े अच्छे तबीब भी हैं, बहुत ही अच्छे मुआलिज हैं, और हर दर्द की दवा इनके पास मौजूद है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अरशद नवाब साहब से फिर हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ। ये है जनाब सिकंदर साहब, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं और इन्होंने इस फील्ड में अपना एक मकाम बनाया है। सिकंदर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये डायरेक्शन की इब्तिदा कैसे की? जी, ये शुरू से मतलब बचपन से ख्वाहिश थी जी कि मैं इंडस्ट्री की और मतलब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ओर मैं ज्यादातर तवज्जो दे रहा था। तो वालिद साहब क्या करे भाई, उनके दोस्ताना थे चेन्नई में, एक राइटर थे, उनके पास मुझे भेज दिया। मैं 1989-90 में था चेन्नई में। अच्छा। 90 से 91, 92, 93 4 इयर्स चेन्नई में स्ट्रगल करा, और मैं सबसे बड़ा ब्रेक मिला मेरे को दया सागर सीरियल। अच्छा। दूरदर्शन पे 1 घंटे का प्रोग्राम आ रहा था, दया सागर साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सीरियल था। मेरे ख्याल से दया सागर का कोई यही है, ये दया सागर है इसका, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सीरियल, मेगा सीरियल बोल सकते हैं आप। ये जी। अच्छा। जब मैं एसोसिएट डायरेक्टर था इनके पास, ओके। बस करते 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 अब यहाँ तक पहुंचे। बाद में मैं ईटीवी ज्वाइन करा। ईटीवी ज्वाइन करने के बाद फिर हैदराबाद इंडस्ट्री शुरू की। ईटीवी उर्दू में मैं नंबर ऑफ प्रोग्राम्स करा, अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ सीरियल्स करा हूँ, नंबर ऑफ टेली फिल्म्स करा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई शख्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में दाखिल होना चाहता है, तो हालांकि इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, जैसा कि आपने डायरेक्शन का फील्ड चुना, बेसिकली लोग एक्टिंग की तरफ जाते हैं,
और आप तो माशाल्लाह वैसे भी काफी हैंडसम आदमी हैं, तो फिर आप एक्टिंग के बजाय आप डायरेक्शन की तरफ क्यों गए? ऐसा मैं बिहाइंड द स्क्रीन ज्यादा इंटरेस्टेड था। अच्छा, शुरू से ही आप? शुरू से बिहाइंड। ओके ओके, अच्छा। मैं किंग मेकर हूँ। किंग मेकर है आप? किंग मेकर। हाँ, किंग तो यहाँ बैठे हैं किंग मेकर और किंग मेकर आप हैं। और आज देखिए कि आज किंग और किंग मेकर दोनों ही हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे अरशद भाई को पहली बार फिल्मों में चांस देने वाले हमारे सिकंदर साहब भी हैं। जी। और इन्होंने अपनी पहली फिल्म में एक प्रोफेसर का रोल किया था और इतनी खूबसूरती से किया था कि खुद डायरेक्टर साहब ने कहा कि लगता नहीं कि आपने पहली बार काम किया है। कितनी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, ये उनका सवाल था। तो ये इनकी एक्टिंग की कामयाबी की दलील है। तो फिर दया सागर से फिर आप? दया सागर से 2001 से 2007-8 तक मैं ईटीवी में काम कर रहा हूँ। अच्छा। ईटीवी इनोस डायरेक्टर था मैं। अच्छा। नंबर ऑफ डेली सीरियल्स करा हूँ वहाँ पे, नंबर ऑफ वीकली सीरियल्स करा हूँ और टेलीफिल्म्स करा हूँ ईटीवी की 3 चैनल्स पे। आपको ईटीवी उर्दू, हिंदी एंड तेलुगु। अच्छा, 3 चैनल। तो ये हिंदी और उर्दू वाले में आप किस तरह के सीरियल पेश करे थे भाई? डब थे? फैमिली ड्रामा सर। फैमिली ड्रामा। तो ये तेलुगु के ही डब वर्जन थे या तेलुगु के डब वर्जन से? मतलब एक ही तेलुगु के पैटर्न पे, एक ही सेट, एक ही इसको जो है आप 2 मुख्तलिफ और भी जबानों में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सीरियल के बाद फिर आप फिल्मों की तरफ कैसे आए? फिल्म की तौर पर अब जब मार्केट शुरू हो गई थी हैदराबाद में, छोटी मोटी फिल्में स्टार्ट हो गए थे जब तक, तो दोस्ताना माहौल था। हमारे दोस्त भी इंटरेस्टेड थे, भाई एक मूवी बनाएंगे। अच्छा। तो मूवी बनाए। मूवी इनकी तो ऐसी की तैसी मेरी पहली मूवी है। अच्छा। इसपे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा मैं, एंटी डोरी। तो आपको तो पता होगा हैदराबाद में ज्यादातर शेखों को शादी जब उर्स में था, जब जी जी हाँ, वही मसले को मैं मुद्दा बनाया था। अच्छा। मुद्दा बना के मैं पेश करा मैं, भाई यहाँ के नौजवान डोरी लेने से ही मजबूरन किसी और जगह शादी करना पड़ता। तो उसे ब्रेक लगना है बोला तो नौजवान डोरी लेना छोड़ना है। जी जी, इस मौजू पे मैं। हाँ, ये हमारे शहर की कहना चाहिए कि एक तरह से क्या कहा जाए, बदनसीबी कहें या खुशनसीबी कहें या एक हादसा कहें, वाकया कहें, क्योंकि हमारे शहर में एक तरफ जो इतनी तरक्की हो रही है, हमारा शहर इतनी तरक्की में ऊपर जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसी कुछ रिवायतें हैं जिनसे हम खुद को बाहर नहीं ला सके। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब घर की बच्चियां हैं वो बूढ़ी होती जा रही हैं, और जो लड़के वाले हैं वो बिना जहेज के कोई बात कहने को तैयार नहीं है। मेरे एक और साथी हैं जनाब अलीम खान फल्की साहब, आप जानते होंगे वो। जी जी, जानते। अलीमुद्दीन फल्की साहब, तो उन्होंने भी एक बड़ी ही तहरीक चला रखी है जहेज के खिलाफ। बड़ा ही काबिल कदर काम वो कर रहे हैं। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो बड़ी बड़ी महफिलों में उनका एक तरह से समाजी बायकाट होने लगा है। क्योंकि बड़ी शादियों में या तो वो बुलाए नहीं जाते या वो खुद नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने साफ कह रखा है कि ये चीज गलत है और जो गलत है सो गलत है। तो ये एक ऐसी वबा है या ऐसी बला है कि जिसके इलाज को हर शख्स अपने अपने तौर से करने की कोशिश कर रहा है जो बाज़मीर है। जाहिद भाई मैं एक मिसाल हूं। हाँ हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी। तो अब क्या है कि अपना अपना अंदाज, अपना अपना तरीका है। ये अपने अंदाज में कर रहे हैं, आप अपने अंदाज में कर रहे हैं, फल्की साहब अपने अंदाज में कर रहे हैं। लेकिन जो ज़ीफ़हम इंसान है, जो बाज़मीर इंसान है, वो जरूर ये चाहेगा कि हमारे समाज से इस बीमारी का खात्मा हो जाए। जाहिद भाई इसी में बात में हर चीज में प्रैक्टिकल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं, तो ये चीज नहीं पसंद है। मैंने अपने बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियां, 3 बेटों की शादियां किया, जहेज वगैरह बिल्कुल नहीं, मेहर उसी टाइम पर। वाह। मेहर में भी मैं बच्चे को बोला, देखो बेटा आपकी काबिलियत, आपकी कमाई जो है वहां पर भरपूर आप मेहर देना है, वहां कोताही नहीं करना। वहां कोताही करेंगे देनेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही। और मेहर का डिमांड भी नहीं होना चाहिए कि ताकि, तो ये चीज कह रहा मैं, तीनों बच्चों की शादियां बिना जहेज लेन देन के। क्या ये मेरा प्रैक्टिकल आई? क्या बात, मैंने प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जो है सो करो। और बेटियों की शादियां भी आप सुनिए तो ताजुब। मैंने पहले कह दिया था कि भाई मेरे बच्चों को देखने आने से पहले मेरे पहले बात सुन लीजिए। ये है कि मेरे बच्चियों को देखने से पहले ये सोच लीजिए कि मैं कोई जहेज देने वाला नहीं, ना शादी का खाना देने वाला नहीं, शादी खाना लेने वाला। अगर आप शादी करना है, आइए निकाह मस्जिद में करिए, बच्ची को घर से ले जाइए। जो हमारी सकत में औलाद है, हमारे पास में जो देना है हमारी मोहब्बत देंगे, मगर आप डिमांड नहीं। देखिए तो वैसे ही हुआ मेरे पास में। आप लोगों की जो शख्सियतें हैं ना, वो एक पाथ मेकर की हैं। क्योंकि
जो रास्ता आप लोगों ने बनाया है और बना रहे हैं, अगर आज के नौजवान इस चीज की जरूरत को समझते हुए उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें तो ये मसला समाज से खत्म हो सकता है। मगर हो रहा जाहिद भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे नौजवान बच्चों को देख रहा हूं जहेज से दूर, ऐसी चीजों से बहुत दूर हो जा रहे हैं जहेज। और बात और एक चीज आई है, अहमियत है निके की अहमियत भी। लड़का लड़की को निके की अहमियत मालूम होना चाहिए, वक्त की पाबंदी होना चाहिए। यहाँ पर शादियां होते हैं नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं होती। बहुत आज खाजी बैठे रहते हैं, बैंड बाजा चलते रहता है और दूल्हा वही है, खाजी साहब बैठे हुए हैं, टाइम हो रहा। ये चीज को भी करेक्शन होना चाहिए। वक्त की पाबंदी बेहद जरूरी है। जब तक आदमी वक्त की पाबंदी नहीं, वो तरक्की नहीं करता। बिल्कुल। तो ये आपकी जो फिल्म थी ऐसी की तैसी, जी, तो इसमें आपने बताया कि इसका जो एक कॉन्सेप्ट था वो था एंटीडोरी था। यस। तो ये फिल्म आ चुकी है या आने वाली है? ये 10 साल पहले हो गया। 10 साल माशाल्लाह, 10 साल पहले हो गया। बताइए। ये मैं फर्स्ट मेरी ऑडियो रिलीज इसी फिल्म से आपको, वो है ना वहां पे? यही है साहब, यही है ये का फर्स्ट ऑडियो रिलीज है इसका। ऐसी की तैसी, ये हमारे हाथ में आप एक देख रहे हैं, ये कार्ड है उस फिल्म का, ऐसी की तैसी, जिसकी ऑडियो फर्स्ट टाइम हैदराबादी फिल्मों में फर्स्ट टाइम जो है ऑडियो रिलीज की गई थी। उसके ये भी बताइए, बड़े थिएटरों में रिलीज हुई थी, रामा कृष्णा, बड़े बड़े अच्छा थिएटर्स में। नहीं, तो ऐसा है कि वो सारी बातें आपका प्रोडक्ट था, तो अपने इसके बारे में आप बताइए, कहाँ कहाँ रिलीज हुई, कब रिलीज हुई? यहाँ पे सिटी में 12 थिएटर में रिलीज हुआ। अच्छा, हैदराबादी सिटी में जी। तकरीबन हैदराबादी मूवीज आपको यूपी जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, और गल्फ में तो बहुत पसंद करते हैं हमारी मूवी। लास्ट फिल्म आपने कब की थी? मैं 2013 में करा था। 2000 कौन सी फिल्म थी? फिल्म था, एक था सरदार। ये है, ये आगे हैदराबाद की थर्ड मूवी है, ये कमर्शियल हिट। ये हैदराबाद की तीसरी मूवी, थर्ड मूवी है। एक था सरदार। इस फिल्म के भी डायरेक्टर थे हमारे सिकंदर भाई। वाह माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपका क्या सिलसिला रहा 13 के बाद? अभी सिलसिला देखिए, मैं एक्चुअली मेरे को दुबई का एक अटेंड करना था मेरे को जी। दुबई में कुछ ऑफर था, तो मैं जरा तवज्जो वहां दे दिया था उधर। ओके। वंस अगेन फिर बैक आया हूँ हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद के फिर वंस अगेन अभी प्रोजेक्ट। तो यानी कि 13 के बाद आप आउट ऑफ सिटी चले गए थे, आउट ऑफ इंडिया चले गए थे, दुबई में रहे। अब कुछ साल दुबई में गुजारने के बाद, तो दुबई में जब आप थे तो फिर आपकी एक्टिविटीज वहां पे क्या थी? ये भी मीडिया के लिए ट्राई कर रहा था। अच्छा, तो वहां से कोई सीरियल या कोई फिल्म या नहीं, वहां से नहीं जमा मुझे मामला। अच्छा, तो फिर आप बैक आ गए अपने शहर में। और जाहिर सी बात है, जो अपना शहर होता है वो माँ की तरह होता है, हर जगह से ठुकराया जाए लेकिन माँ उसे फिर अपने आंचल में छुपा लेती है। तो ऐसा ही है कि जब लोग किसी भी तरह से जो चाहते हैं, जो सोच कर जाते हैं, जब वो नहीं हो पाता तो उनका शहर तो उन्हें माँ बनकर फिर से अपने आंचल में, अपनी जगह, अपनी धरती, अपना मुल्क, इससे बढ़कर और कोई ये। लेकिन अरशद भाई, ये हालात पे डिपेंड करता है। जैसे कि कहने वाले एक ने कहा है कि इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। तो अब इसमें क्या है कि हर शख्स के अपने अपने जिंदगी के बारे में तजर्बात हैं। बिल्कुल, किसी को बाहर निकलना रास आ जाता है, किसी को नहीं रास आता है। अब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरा ताल्लुक कलकत्ते से है, हैदराबाद की सरजमीन में बैठा इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो परसों आप ममता बनर्जी का उर्दू प्रोग्राम वहां पर करके आए थे, उर्दू एकेडमी का जी, बेहतरीन शानदार। ममता बनर्जी जी, आप तो बहुत है कि वो तो आना जाना नहीं, मगर आप खाली वहां के नहीं है ना, आप पूरे हिंदुस्तान भारत देश के हैं आप। हाँ, बस वही मैं कह रहा हूँ कि फनकार जो होता है ना, वो किसी एक जगह का नहीं होता, ना ही उसका फन एक जगह का होता है। हालांकि हम लोगों ने नफरतों का एक ऐसा माहौल बना रखा है कि हम लोगों ने जुबानों को बांट लिया है, इलाकों को बांट लिया है, लोगों को बांट लिया है। लेकिन फनकारों को बांटना ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि किसी भी फनकार का फन वो सारे जमाने के लिए। फनकार मजबूर कर देता है, वहां पर मजहब मिल्लत खत्म हो जाती है। अपनी अदा, अपनी कैरेक्टर, अपनी खूबी, अपनी नॉलेज मनवा देती। आप अपने आप को एक बात के दौरान एक वाकया बता रहा हूँ। मोहम्मद रफी साहब को आप लोग सभी जानते हैं, वो तो आपके बहुत ही बड़े फैन मोहम्मद रफी साहब, अजीज थे। मोहम्मद अजीज साहब, मोहम्मद रफी साहब, दिलीप कुमार साहब, आपके पुराने अमिताभ बच्चन, ये सब आप बहुत चाहते हैं लोग को। मोहम्मद अजीज साहब जो प्लेबैक सिंगर थे, वो हमारे बहुत ही खास दोस्तों में थे। रफी साहब तो खैर सूरज हैं, उनका क्या कहना। लेकिन अजीज भाई की भी जो है वो पॉपुलैरिटी, मकबूलियत हिंदुस्तान में जितनी है, इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में। और लोगों ने, मेरे
फॉलोअर्स में, मेरे फैंस में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने नाम के साथ या तो रफी लगा रखा है या तो अजीज लगा Yes. रखा है। ये तो तो मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही नहीं, बल्कि ये एक बेयन सबूत है कि फनकार का फन किसी एक देश की मिल्कियत नहीं होती। बिल्कुल। लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मोहब्बत में अपना नाम रफी लगा रखा है, अजीज लगा रखा है। तो बहरहाल, तो अब जो है आने के बाद इतने सालों तक आपने आराम किया, अब नेक्स्ट क्या आपका इरादा? नेक्स्ट अभी एक मूवी, यानी एक नहीं 2 मूवी प्लान कर रहा हूँ मैं। एक तेलुगु में है अच्छा और आके एक हिंदी पैन इंडिया मूवी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसमें भी एक अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जी जी। इंशाल्लाह। जो अपने माशरे में जो प्रॉब्लम चल रहा है, एक बर्निंग टॉपिक को ही लिया हूँ मैं। तो हमारे मुआशरे में तो कई तरह के टॉपिक चल रहे हैं, तो अभी आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया कि मिक्स्ड है ये? नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक को लिया हूँ। अच्छा, टाइटल है इसका सम्मान। सम्मान। सेल्फ रेस्पेक्ट। अच्छा, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें तो फिर आत्मसम्मान है जी। तो इनकी जो अगली फिल्म जिस पे ये काम करने वाले हैं उसका नाम है आत्मसम्मान, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट ये एक ऐसी चीज है कि जो सिर्फ और सिर्फ बाज़मीर इंसानों में होती है। जानवरों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, ना ही रिश्ते होते हैं। अगर रिश्ते होते हैं तो इंसानों में होते हैं। इज्जत का एहसास होता है तो इंसानों में होता है, और अपनी इज्जत का एहसास तो खास तौर से जो बाज़मीर इंसान होते हैं उनमें ही होता है। और मैंने हमेशा देखा है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने वाले लोग हैं वो कुछ ज्यादा खुश नहीं रहते अरशद भाई, बेचारे हमेशा दुखी रहते हैं। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, नॉट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली क्या है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू समझते हैं वो हर तरह के लोगों में और हर तरह की महफिल का हिस्सा नहीं बन सकते। वो आपकी गलत बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी अना को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये सोचते हैं कि मैं अगर जर्रा हूं तो अपनी जगह पे मैं ही आफ्ताब। नहीं, इसमें छोटा सा करेक्शन क्या है, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो सोसाइटी किसी को बायकॉट कर दी, मतलब जो नादान है या कोई अननोन इनोसेंट जो पर्सन है जी, उसके प्रति रवैया, मतलब सोसाइटी का जो रवैया है वो रवैया को चेंज करने की बात कर रहा हूँ मैं। हर किसी का एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। अच्छा, तो मतलब ये कि आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि समाज के जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं या छोटे लोग हैं उस तरह के लोगों को भी इज्जत मिलनी चाहिए। वो भी समाज का एक हिस्सा है, वो भी समाज में रहते हैं, और चूंकि हमारे भाई हैं लिहाजा उन्हें भी वही मकाम मिलना चाहिए जो मकाम समाज हमें देता है। बिल्कुल, ये बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। बड़ा तो ये कब तक आप इस फिल्म को? अभी नेक्स्ट मंथ सेट पे जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इंशाल्लाह हो गया। तो अभी बॉम्बे से कुछ स्टार कास्ट है, उनके डेट्स वगैरह देखना है। तो बॉम्बे से किन लोगों को लेने का आपने इरादा किया? मतलब 3-4 आर्टिस्ट है बॉम्बे के। अच्छा, उनसे बात राब्ता है, समझिए जी। वे फाइनल नहीं हुए हैं। फाइनल होने के बाद मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आप ये जो फिल्म लॉन्च करने वाले हैं इसमें एक एक्टर तो होना ही होना है जिसका नाम अरशद नवाब है। बिल्कुल, नवाब साहब तो रहेंगे। मेरी एक ख्वाहिश है डायरेक्टर सिकंदर साहब, ये शख्सियत ये हर तरीके से एंगल में आपके फ्रेम में ऊपर से नीचे तक क्या ग्लैमर, क्या देखिए ना, एक्टर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली अपीयरेंस देख के बोलता है कि आदमी कुछ एक्टर दिख रहा है। नहीं तो वो जो डायरेक्टर होता है वही देख सकता है ना, क्योंकि डायरेक्टर अपने साथ में क्या होता है कि एक बिल्कुल कैमरा लेकर एक्टर भी बोल सकता है, एक्टर भी हम है ना। एक नवाब साहब जी, हमारी क्या अक्सर क्या होता है, जो मुलाकाती रहते हैं हमारे, हाँ, डायरेक्टर हमेशा अपने कैरेक्टर के खुद में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देख रहा हूँ तो मैं आपको स्टडी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपसे क्या काम लिया जा सकता? अच्छा, तो आपने क्या स्टडी किया, मुझसे क्या काम लिया जा सकता मैं है? आपको एक मोतबर कैरेक्टर दूंगा मैं। अच्छा, वैसे मैं आपको क्या बात है मैं आई एम वेरी हैप्पी। बस मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो एक्टिंग से हुई थी। मैंने थिएटर से शुरू किया, फिर मैं दूरदर्शन पे गया, वहाँ के कुछ सीरियल्स किए, फिर उसके बाद में जी टीवी पे रहा। तो इस तरह से काम तो मैंने काफ़ी सारा किया। बंगाली फिल्म में भी काम किया, पंजाबी फिल्म में भी काम किया, यहाँ तक कि मैंने बांग्लादेश की भी एक फिल्म में काम किया। और मैंने हमेशा जो मेरी प्रेफरेंस रही वो रही नेगेटिव कैरेक्टर की। अच्छा। मैंने हमेशा विलेनिश कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। और बांग्लादेश वाली फिल्म में अभिशप्त नक्षत्र उसका नाम था, मैंने उसमें मेन विलेन का ही काम किया था। अच्छा। जी। और वेस्ट बंगाल से जो पहली उर्दू टेलीफिल्म बनी थी बेवजनी के नाम से, उसका मोनोलॉग मैंने ही किया था। ओके, नाइस। तो क्या है कि बेसिकली मैं एक्टर हूं। अब यह है कि एक्टर जो होता है, मेरी नजर में एक्टर वो होता है जो पानी की तरह से रहता है कि आप उसे जिस बर्तन में डाल दें वो उसकी शक्ल अख्तियार कर जाए। तो इसलिए कभी एंकर बन गया,
कभी एक्टर बन गया, कभी शौहर बन गया। नहीं, आज जो आप बताएं, शुरू में बता दिए कि मैं उन चीजों को पर्दा निकाब निकालूंगा जो आप अपने बारे में जो बताया। इट इज ए वेरी सरप्राइजिंग टू मी रियली। मैं चाहता समझता था कि ये शख्स में मल्टीपल क्वालिटीज है, जी। मल्टीपल खूबियां हैं, जो मैं समझता था कि ये एक्टर है होंगे, मगर आपने जो बताया बढ़िया करे वो। मतलब ये भेद खुला नहीं था, आज खुल नहीं गया। खुल गया, मगर मैंने तो समझ गया था कि ही इज एक्टर। ओके। मगर अब लोग यहाँ बात जगह क्या होता है जाहिद भाई, हीरा है, बात जगह हीरे को पहचानने में लोगों की कमी हो जाती है, जी। और समझ गए तो आप ले नहीं, तो लिए। ऐसा है ना कि हीरे की जो कदर होती है वो जौहरी के जो पास ही। जैसे कि अभी आपने अरे, बताया कि मैं हर एंगल से देख रहा हूँ, बात ही नहीं, वो है ही नहीं वो कि वो हीरे की हैसियत को समझ सके। जो तो हीरा बेचारा भी इंतजार में रहता है कि बस कब खत्म। किसी जोड़ी की नजर पड़े। अगर इंतजारी खत्म हुई ना, अभी तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैंने आपसे बात कर रहा हूं तो महसूस कर रहा हूं कि आपके क्या क्या खूबियां हैं, कैरेक्टर को जहन में रख रहा हूं कि इनको किस कैरेक्टर में सेलेक्ट किया जाए। क्या? और आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करें ना जाहिद भाई, बेलन का करे इसमें। मेरा जो पहला रोल था वो 75 साल के बूढ़े का था, ये लिए या जो मोनोलॉग मैंने किया गेटअप था। चेंज हो गया, आपका गेटअप होना तो ये चाहिए जो है ये, जी। और उसमें जो उसका जो थीम था कि जब तक हम रहते हैं बासलाहियत या हमारी सेहत रहती है तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन गिरती हुई उम्र में हमें अपनी शरीक जिंदगी की कितनी जरूरत होती है, क्योंकि उस वक्त जो रिश्ता होता है वो रिश्ता एक अलग ही लेवल का हो जाता है। ऐसे में अगर बीवी ना रहे या शौहर ना रहा तो जो रह जाता है वो क्या महसूस करता है, इसके ऊपर में वो थीम थी। बहुत टफ कैरेक्टर है। तो ये बहुत tough। बीवी मर गई है, जब वो आया है वापस तो बीवी की याद आ रही, और उसी के ऊपर वो थीम था। अच्छा। जिंदगी की छोटी मोटी कहानी, और मैं हमेशा की बात कहता हूं अपने बारे में कि कुछ और भी है मेरी जिंदगी की तस्वीरें, मैं वो नहीं जो मुझे दोस्तों ने समझा है। तो अब तक आप जो समझ रहे थे जो उसके पसे पर्दा भी कुछ था, नहीं जो इसका इजहार आज वो अब ये हुआ कि आज हम दोनों की नकाब कुशाई हो गई। जी। इन्होंने मेरा नकाब उठा दिया और मैंने इनका नकाब उठाया। मगर जाहिद भाई, आप कम अरसे में, जी आई वॉन्ट टू टेल यू, हैदराबाद में जो आप मुकाम पाए हैं, जी, अल्लाह कम अरसे में हमारे अल्लाह। हैदराबादी जो लोग आपको रेस्पेक्ट करे हैं और आपको हीरा जो समझे हैं, मैं बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में मैं देखता हूं, मैं आपको एंकरिंग, बोलने का अंदाज, लहजा, अरे वाह नो, रियली इट्स अमेजिंग। मैं एक्चुअली अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही कम वक्तों में हैदराबाद शहर ने मुझे जो इज्जत दी, जो मकाम दिया, जो रुतबा दिया, इसके लिए मैं पूरे हैदराबाद शहर का दिल से नसीफी के ममनून और मशकूर हूँ, बल्कि अंदर से अपने एक तरीके से मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात के लिए। और जाहिर सी बात है कि इन मोहब्बतों को देने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल देखिए जाहिद भाई, हकीकतों को साथ दो, जो है बोलो। बिल्कुल। बड़ा चढ़ाकर गलत बोलना, पब्लिक को हम बेवकूफ नहीं बना सकते, पब्लिक जानती है, और हैदराबाद की पब्लिक बहुत ही काबिल तरीन पब्लिक है। हैदराबाद बोले तो बहुत ही यहाँ के काबिल लोग पैदा हुए हैदराबाद में, एक्टिंग से लेकर एजुकेशन से लेकर स्पोर्ट्स में लेकर। अब देखिए हमारे तेलंगाना की बच्ची हमारी निखत जरीन, जी देखो आप बॉक्सिंग में हाँ, गोल्ड मेडल लाई। बिल्कुल हाँ? वाकई। अब हैदराबाद की और एक हमारी ईशा सिंह, जी 14 साल की बच्ची शूटिंग में गोल्ड मेडल लाई। तो हमारा तेलंगाना, हमारे हैदराबाद का माहौल, एकजहती का माहौल, बहन भाई का, बुजुर्गों की इज्जत करना, मजहबों में कोई फर्क नहीं लाना, एक दूसरे की दावतों में जाना, गले लगाना, ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि कहीं और जगह होगा। बहुत ही ज्यादा हमारा तेलंगाना स्टेट भाईचारगी में, वैसे हमारा भारत देश भी इसी बहुत बड़ी मिसाल दुनिया में रखता है कि इतनी कौमों में, इतने मजहबों में, इतनी जबानों में भी आपस में इतनी मिलाप, मोहब्बत, खुलूस, ये ऐसा देश कहीं नहीं होगा। अच्छा, आप ये भारत देश। बताइए कि हैदराबाद में एक चीज तो हमारा चार मीनार बड़ा मशहूर है। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो ताजमहल हमारे देश की शान है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ की पहचान चार मीनार है। चार मीनार के अलावा और हैदराबाद की कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ की शान है, ये बताइए। हैदराबाद की शान हो तो गोलकुंडा तो किसी भी हाल आता ही उसके अंदर में, गोलकुंडा क्योंकि फोर्ट। कुली कुतुब शाह के जमाने के है ना नवाब। इस दौर में क्या चीज है? अब देखिए चार मीनार तो है वो तो अब उसको 400 साल पहले की बात हाँ है। वो है। उसके बाद में आप देखिए निजाम के पीरियड में आप हाई कोर्ट, उस्मानिया दवाखाना,
इस दौर में, जिस इस दौर में दौर हम जी में रहे भी। हैं। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी मशहूर है कि पत्थर में तराशी गई उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये भी हिस्टोरिकल में इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास कई सागर से उस्मान सागर, हिमायत सागर वगैरह बने हैं, क्योंकि निजाम के पीरियड में भी आप हाई कोर्ट देखेंगे तो और आप भी एक चीज ताज्जुब करेंगे कि हाई कोर्ट किस तरह, सिटी कॉलेज। और भी एक चीज है, हाँ जी, और भी एक चीज है, वो बता दीजिए, मेरे जहन से निकल रही। वो चीज हमारे अरशद नवाब। थैंक यू जावेद भाई, इट इज थैंक यू फॉर मी। बहरहाल तो Good compliment. आप कोई अपनी तरफ से हमारे नौजवान के लिए, जो लोग आना चाहते हैं फिल्मों में, कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा पैगाम देना चाहते साहब मैं देखिए सभी नौजवान को ये कहना चाह रहा हूँ, नौजवान पहले स्टेज प्ले पे प्रेफरेंस दे। पहले आप स्टेज प्ले ऐसा है जहाँ पर अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा सकते हैं आप। जैसे कि आप फिल्म इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह चालू है, लेकिन पहले दौर में स्टेज से आती है हर कोई। ये एक हकीकत है कि जो भी एक्टर थिएटर से होकर आए बिल्कुल वो बेमिसाल रहे। बेशक आपके एक सामने उनके कई अंदर का मिसाल हैं। कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक्टिंग में खड़े होने के एंगल, मॉड्यूलेशन और इस तरह की वो चीजें जो बताई जाती हैं। और अगर हम बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की बात भी करें तो वो तमाम लोग जो कि थिएटर से होकर आए बिल्कुल तो वो कमाल के थे। एग्जैक्टली, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा बहुत कि बढ़िया। हमारे नौजवानों के लिए जरूरी है कि अगर वो एक्टिंग की तरफ आना साइड आना चाहते चाह रहे हैं, हैं एक्टिंग साइड तो थिएटर, लाइफ करते हुए आएंगे। और अगर मैं थिएटर की बात करूं तो हमारे शहर हैदराबाद में, जहां पर बहुत सारी चीजें, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी सारी इमारतें हैं, इतने सारे बहुत सारे और भी लेक्स हैं, सब कुछ है, वैसे ही हमारे शहर में जो हमारे सीखने वाले हैं उनके लिए कई तरह की थिएटर की एकेडमियां भी कायम है। ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको एक्टिंग की सीख देते हैं। और खुद मेरे अपने जानने में सूत्रधार नाम का एक बड़ा ही खूबसूरत ग्रुप है हिमायत नगर में, जिसके रूह रवा हैं जनाब विनय वर्मा साहब, जो कि खुद भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। विनय वर्मा मेरे अच्छे खासे दोस्त है, अभी जो दया सागर जर्सी फिल्म में भी रोल जर्सी फिल्म में जो है उन्होंने एक रोल भी किया है। तो एक वो बड़ा खूबसूरत है सेंटर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। यस, ये लामा खान पे भी कुछ ग्रुप्स आपको स्टेज प्लेस करते हाँ, अभी तो कई हो गए हैं। हाँ। तो बहरहाल तो ये आपका पैगाम है कि अगर आज के नौजवान अगर आना चाहें तो वो स्टेज के थ्रू आए, बिल्कुल है ना। और नवाब साहब, आप अपनी जानिब से क्या? देखिए, अभी कहें, आप भी कह रहे हैं, इसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो जितने भी स्टेज शोज एक्टिंग करते हुए हैं वो बहुत ही बड़े एक्टर बने हुए हैं, क्योंकि स्टेज पे जब काम करता है आदमी तो पब्लिक सामने रहती, वहां पे रीटेक नहीं है आपको, Yes. तो वहां पे पूरा बंद चढ़ कर आना पड़ता। तो वहां पर जब कामयाब हो जाता तो थिएटर पे तो पर स्क्रीन पे तो आ ही जाता। तो जितने भी बड़े लोग आए हैं थिएटर शोज करे हैं, थिएटर्स के बाद में फिल्म एक्टर बने, थिएटरिकल पिक्चर्स में वो आए हैं। वो अगर हम सच पूछें तो सिल्वर स्क्रीन ने हमें स्टार्स दिए हैं, लेकिन एक्टर्स हमें थिएटर नहीं दिए। थिएटर में हाँ, बिल्कुल। यस यस, एग्जैक्टली। और सिल्वर स्क्रीन पे भी आपको कई थिएटरिकल आर्टिस्ट स्टार्स बने हैं, जी, मतलब उनके अदाओं से बोलिए या हाँ, उनके क्योंकि स्टार होना इज अ डिफरेंट थिंग और Different एक्टर होना एक इज अ डिफरेंट। एक्टर इज बड़ा है। क्योंकि संजीव कुमार साहब से एक बार जब कहा गया था कि भाई आप इतने बड़े स्टार है, बोले नहीं, मैं स्टार नहीं हूं, मैं एक्टर हूं। एक्टर बिल्कुल सही बात, सही बात। तो ये जो चीज है ये वाकई में। तो नवाब साहब, कैसी रही आज की गुफ्तगू? अरे आज बहुत की शानदार रही गुफ्तगू। हम गुफ्तगू को और किसी मौजू पे भी और कंटिन्यू करेंगे। जाहिद भाई, आपके पास में आने से हमारे वाजिद भाई का जो पैगाम है जो बढ़िया पैमाने पे चल रहा है, और वाजिद भाई भी जबरदस्त एंकरिंग इंट्रोडक्शन, छक्कास मामला उनका। बिल्कुल। तो पैगाम का जो टीवी है, ये पैगाम बहुत ही हर जगह पहुंचेगा, घरे घर पहुंचेगा ये पैगाम, और ये पैगाम अच्छा पैगाम देते जाएगा इसके और पीछे इंस्टेंट पैगाम देते रहेगा। इसके पीछे वजह यह है कि अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, जी हाँ। बेशक। क्योंकि मेरा पैगाम मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। मोहब्बतों को सरहदें नहीं होती है, जी सरहदें होती है, बिल्कुल नहीं। ये सरहद वो उधर है। मोहब्बत बेपनाह होती है जिसकी सरहदें, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती है, और ये लिमिट्स जो मुसलसल चलते रहेंगी, घरे घर दिलों तक जाने वाली होगी पैगाम टीवी की तरफ से। बिल्कुल। और जाहिद भाई, आप जैसे लोग इस पैगाम में जुड़े हैं तो
हीरे लाते रहेंगे, क्योंकि आप हाँ, हीरा है, बिल्कुल, हीरे बिल्कुल। जगाते रहेंगे। और वाजिद भाई हीरों को समझ मैं- कर घरे घर पहुंचाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. जावेद भाई का, वाजिद भाई का पैगाम की पूरे यूनिट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये पैगाम को जगह जगह तक पहुंचाइए, और अल्लाह अकबर, ये पैगाम पहुंचेगा और लोग इसको देखकर बहुत ही खुश होंगे, एंटरटेन होंगे, और ताज़ा तरीन न्यूज़ इस पैगाम से लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचेगी। आज हम रूबरू थे हैदराबाद की मशहूर शख्सियत अरशद नवाब साहब से और फिल्म डायरेक्टर सिकंदर साहब से। ये जो प्रोग्राम रूबरू है, इसके जरिया मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सरजमीन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बेहतरीन शख्सियतों को लेकर एक शाम आपके साथ गुजारूं। और आप लोगों की भी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को इतनी मोहब्बतों के साथ आप लोगों ने देखा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ, और वो नया मेहमान यकीन रखें कि एक हीरे जैसी शख्सियत वाला होगा। तो जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।